हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स कन्फ्यूजन्स। आज मैं ममता पृष्टि आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कुछ कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग, और कुछ कंसेप्ट्स हमारे रह गए थे तो वो मैं इस क्लास में अभी आपको पूरे करने वाली हूँ। तो कुछ कंसेप्ट्स मैंने इस पेपर में लिख लिए हैं कि क्या क्या टर्म्स हमारे रह गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्म्स बार बार हमारे क्वेश्चंस में आएंगे। तो कुछ टर्म्स मैंने लिख लिए हैं जो कि आपको इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या आगे क्लासेस में कि इनके मीनिंग क्या हैं, तो वो आज हम इसमें समझेंगे। तो जो टर्म्स थे, कॉन्सेप्ट्स में ही आते हैं, कुछ टर्म्स थे हमारे। तो फर्स्ट टर्म है आपके पास बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ओके, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमने पिछले वीडियो में पढ़ा बिजनेस क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे। तो अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? कोई भी इवेंट, बिजनेस में जब भी कोई भी इवेंट होता है उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जैसे कि हमने सेल किया, ये एक इवेंट है। हमने परचेज किया, ये एक इवेंट है। हमने किसी को सैलरी दी, ये एक इवेंट है। किसी को रेंट दिया, ये एक इवेंट है। कोई भी इवेंट, छोटे से छोटा इवेंट जो बिजनेस रिलेटेड है बट मॉनिटरी टर्म में, उसको हम कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका अकाउंट्स तो हमने पिछले अपने क्लास में पढ़ा ही था कि अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स जो होता है वो क्या, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एक रिकॉर्डिंग होती है जिसमें हमने रिकॉर्ड किया होता है छोटे से छोटे ट्रांजेक्शन्स को। जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो, उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। ओके, देन आपका थर्ड आ जाता है ड्राइंग्स। अच्छा, तो ये ड्राइंग्स वो ड्राइंग्स नहीं है जो छोटे बच्चे बनाते हैं या कुछ पिक्चर वगैरह, ये वो ड्राइंग्स नहीं है। इस ड्राइंग का मतलब है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कैपिटल मीन्स जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है पैसा, उसको हम कहते हैं कैपिटल। वैसे ही जब बिजनेसमैन बिजनेस से विथड्रॉ करता है पैसा, मीन्स कि कुछ निकालता है पैसा, बिजनेस जैसे उसने बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस के पास उसकी लाइबिलिटी होगी कैपिटल। तो अब जब कैपिटल से वो कुछ पैसा विथड्रॉ करेगा, मीन्स कि निकाल लेगा, उसको हम कहेंगे ड्राइंग्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस है सपोज एबीसी लिमिटेड, उसकी एक बिजनेस है, उसकी एक कंपनी है। ओके, इसने इस पर इन्वेस्ट किए थे पैसे, सपोज उसने इन्वेस्ट किए थे ₹1 लाख। तो साल के अंदर उसने क्या किया, कुछ उसमें से ड्रॉ कर लिया। ओके, कुछ उसमें से सपोज 10,000 रुपीज उसने निकाल लिए। तो बिजनेस में कितने पैसे रह गए? 90,000 रुपीज। और उसकी ड्राइंग कितनी हो गई? उसकी ड्राइंग होगी 10,000 रुपीज। तो जो सिंपल सी बात, ड्राइंग का मतलब क्या हुआ? जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे ड्रॉ करता है, मीन्स कि निकालता है, उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। ओके स्टूडेंट्स, देन हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया रिसीट्स। ये सब जो मैं टर्म्स पढ़ा रही हूँ, ये टर्म्स आपके सब आगे जाके जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें सब आपको यूज में आएंगे, हेल्पफुल होंगे आपको। तो अब आगे आपके रिसीट्स। अब जो रिसीट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैपिटल रिसीट्स और दूसरा होता है रेवेन्यू रिसीट्स। अब ये कैपिटल रिसीट्स क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? जैसे कि कैपिटल मैंने बताया कि कैपिटल इज फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं। तो इसमें कैपिटल जो है वो, ये जो इन्वेस्टमेंट करता है वो कैपिटल नहीं है। इस कैपिटल रिसीट्स का मतलब यहाँ पे आ गया, जो हमें जो मिलता है, इसके जो पैसे आते हैं हमारे पास, बट वो फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे कि ये रेकरिंग नेचर के नहीं होते, मीन्स कि रेगुलर नेचर के नहीं होते। जैसे कि हमने क्या किया, पैसा, जैसे हमारे पास शेयर्स में पैसा आया, जब हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो हमारे पास शेयर्स में पैसा आया। या फिर एक और एग्जांपल ले लो कि हमने बैंक से लोन लिया तो हमारे पास पैसा आया। ये जो हम लोन लेते हैं या शेयर्स में जो हम इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जो हमने शेयर्स इशू किए होते हैं, डिवेंचर्स इशू किए होते हैं, उसके जो हमारे पास पैसे आते हैं, ये रेगुलर वर्क नहीं होता हमारा। ये साल में या 2 साल में या 3 साल में हम एक बार करते हैं। तो इसलिए इसको रेकरिंग नेचर का नहीं बोलते, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इसलिए इसको हम कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। और जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, मीन्स रेगुलर नेचर के, जैसे कि हमने डिविडेंड अर्न किया। डिविडेंड मीन्स जो हम शेयर्स, जहाँ पे हम शेयर्स
इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें हमें जो इनकम आती है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। जो हमने उसमें डिविडेंड अर्न किया वो आती है हमारी रेवेन्यू रिसीट्स में। जो हमने इंटरेस्ट, जैसे हमने बैंक में अपने डिपॉजिट्स रखे हैं उसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीट्स। मीन्स कि रेगुलर नेचर में जो होते हैं विद इन, मीन्स कि शॉर्ट टर्म इसको बोल सकते हैं। शॉर्ट टर्म रिसीट्स जो हो गए वो इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब सिंपल हमारे पास पैसा आया। ओके हमारे पास पैसा आया, मे बी लाइबिलिटी नेचर का भी हो सकता है, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो एसेट्स हैं वो कम हो रहे हों। अभी लाइबिलिटी नेचर का कैसा होगा, जैसे कि हमने शेयर्स इशू किए, हमारे पास पैसा तो आया बट जो शेयर्स हैं वो एज ए कैपिटल हुए, तो कैपिटल तो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है ना, तो इसलिए ये रिसीट्स जो होते हैं लाइबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और डिक्रीज एसेट्स को कैसे डिक्रीज करेंगे, ये एसेट्स को इस तरीके से डिक्रीज करेंगे कि जैसे हमने कुछ एसेट्स हमने बेच दिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास फिक्स एसेट्स है, बिल्डिंग थी या मशीनरी थी या कुछ प्लांट थे, तो हमने उसको बेच दिए। बेचने के बाद हमारे पास पैसे आए, कुछ रिसीट्स आए, लेकिन वो पैसा कैसे आया, हमने जब अपने एसेट्स को रिड्यूस किया, डिक्रीज किया, हमने जब सेल कर दिया तो हमारे पास एसेट्स कम हो गए। जब हमारे पास एसेट्स कम हो गए तो हमारे पास रिसीट्स आए, तो उस वो ये रिसीट्स वही रिसीट्स हैं। और जो लॉन्ग टर्म के रिसीट्स होते हैं, जैसे कि रेकरिंग नेचर के नहीं होते, वो कैपिटल रिसीट्स होते हैं। और जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, रेकरिंग मीन्स डे टू डे नीड्स के लिए जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं वो उसमें आ गए, वो आ गए रेवेन्यू रिसीट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गया आपका नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास एक्सपेंडिचर। ओके, फिफ्थ पॉइंट आपके पास आ जाता है एक्सपेंडिचर। अब जैसे हमारे पास रिसीप्ट्स थे 2 टाइप्स के, वैसे हमारे पास एक्सपेंडिचर भी होंगे 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड सेकेंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, अच्छा अभी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ, बिल्कुल जैसे हमने रिसीट्स में पढ़ा कि कैपिटल इज फॉर लॉन्ग पीरियड एंड रेवेन्यू इज फॉर शॉर्ट पीरियड, वैसे ही इसमें यूज होगा, बट थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ हमारा खर्चा, बड़ा खर्चा। अब खर्चा हम कैसे करते हैं, जैसे उसमें हमने एसेट्स सेल करके हमारे पास पैसे आए, इसमें हम एसेट्स खरीद के हमारे पास हमसे पैसे गए, हमारा खर्चा हुआ। तो जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो हम एसेट्स जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उसको हम रेगुलर तो नहीं खरीदते। फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई फिक्स एसेट खरीदा है तो वो जैसे कि वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा नहीं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर है तो उसको हम बार बार नहीं खरीदेंगे। हमने मशीनरी खरीदी है, हमने बिल्डिंग खरीदी है, हमने लैंड कोई खरीदी है, तो वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे जाते हैं, हमारे फिक्स एसेट्स बन जाते हैं और फिर वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में चले जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। और ये भी रेकरिंग नेचर के नहीं होते, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होते। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मीन्स ये भी रेगुलर बेसिस पे हो गए। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे क्या हो गए, वो एक्सपेंडिचर जो हमने इनकम अर्न करने के लिए खर्चे किए होंगे, जैसे कि हमने सैलरी पे कर दी है, हमने रेंट पे किया हुआ है, हमने मीन्स कि इनकम अर्न करने के लिए जो हमने खर्चे किए, सेल्स करने के लिए जो भी हमने खर्चे किए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारे सेल को बेचने से मीन्स की गुड्स को बिकवाने के लिए हमने एडवर्टीजमेंट के खर्चे किए हैं, उसकी पैकिंग की है, उसके लिए हमने रेंट दिया है, उसके लिए हमने सैलरी दी है, एक्सेट्रा। इस टाइप के खर्चे जो होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे खर्चे होते हैं, वो हमारे आगे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ओके ओके गाइस, देन आपके पास आ जाता है 6 पॉइंट आपके पास आते हैं एक्सपेंसेस। अच्छा, अब एक्सपेंसेस का मतलब ये क्या होता है, खर्चा, लेकिन थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। कैसे, एक्सपेंसेस हो गया बिल्कुल एक खर्चा जो हमने किया, जैसे सैलरी एक एक्सपेंस है, ओके, रेंट देना एक एक्सपेंस है, लेकिन रेवेन्यू क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये जो सारे हमारे खर्चे हैं ये लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए कैसे, एज कम्पेयर टू एक्सपेंसेस ये लॉन्ग पीरियड के लिए हैं। कैसे, देखो जो रेवेन्यू है हमने जब पूरा बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो हम बनाते हैं कि पूरे साल का, तो हम उसमें क्या देखते हैं, हमारे कितनी इनकम हुई, हमारे कितना खर्चा हुआ, तो वो जो खर्चा हुआ पूरे साल का उसको हम कहेंगे एक्सपेंडिचर। ओके, और ये तो फिक्स नेचर के हो गए, लेकिन एक्सपेंसेस एक खर्चा क्या क्या हमने कौन कौन से खर्चे किए, ये वो वाला खर्चा है। जैसे कि हमने रेंट दिया, हमने सैलरी दी, हमने वेजेस दिए, हमने इंश्योरेंस पेमेंट किए, तो ये सारे हमारे एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। ठीक है, मीन्स कि ये बहुत छोटे नेचर के होते हैं, छोटे इन द सेंस कि शॉर्ट पीरियड के होते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड के होते हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस हो गए। ओके स्टूडेंट्स, देन आपके पास आ जाते हैं इनकम।
अच्छा, इनकम क्या होती है? इनकम सिंपल चीज़ जहाँ से भी हमारे पास पैसा आया, लेकिन पैसा जो कि हमारी इनकम बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल हमने सेल की, हमारे पास पैसा आया, हमने हमारे को मुझे सैलरी, जैसे हमने जॉब कर रही हूँ मैं कहीं, तो मुझे सैलरी मिली तो वो मेरी इनकम हुई। उसकी ग्रॉस में जो हमारी इनकम आती है, ग्रॉस में जो हमारे पास रेवेन्यू आता है, उसको हम कहते हैं इनकम। ओके, सिंपल सी चीज़, इनकम क्या होता है? जब हमारे पास पैसे आते हैं जो कि हमारी रेवेन्यू को बढ़ाता है ग्रॉस में, जिससे हमने कुछ खर्चे माइनस नहीं किए होते हैं, टोटल में जो हमारे पास पैसा आता है उसको हम कहते हैं इनकम। इसमें एग्जांपल आ गया हमारे पास, जो हमने सेल की वो हमारी इनकम है। अगर हम कोई कहीं पे जॉब करें हैं तो हमारी सैलरी हमें जो मिली है, फॉर एग्जांपल मेरी मंथली सैलरी सपोज 70,000, तो वो सैलरी जो मिली मुझे 70,000 ग्रॉस में, तो उसमें से मैंने कुछ डिडक्ट नहीं किया है, वो मेरे आगे क्या? इनकम। ओके, देन मेरे पास आ जाते हैं प्रॉफिट्स। अच्छा, अब प्रॉफिट्स क्या होते हैं, इनकम क्या होता है, ये सारे सेम कंसेप्ट्स लग रहे हैं, तो बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये सब अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट सिंपल सी बात है, जब हमारे पास जितनी इनकम आई है उसमें से जब हम एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, मीन्स कि जो लेफ्ट ओवर अमाउंट है, जो बिजनेस के पास लेफ्ट ओवर अमाउंट जो बच जाता है सब कुछ खर्चे करने के बाद, नेट अमाउंट, वो होता है प्रॉफिट। सिंपल सी बात, रेवेन्यू में से जब हम माइनस कर देते हैं एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर हम बोलेंगे क्योंकि सारे खर्चे आ गए ना इसमें, जब हम रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? प्रॉफिट। नेट अमाउंट ऑफ इनकम इज नोन एज प्रॉफिट। ओके, जो लेफ्ट ओवर, जो हमारे पास लेफ्ट ओवर इनकम बच जाती है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस स्पेंड करने के बाद जितने जो हमारे पास पैसा बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं कि क्या किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट मैं उसको सॉर्ट आउट कर पाऊँ, कि मेरे वीडियो में अगर कुछ कमी रहती है तो मैं उसको सॉर्ट आउट कर पाऊँगी। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आपका नेक्स्ट टर्म जो आता है, आपके पास जो नेक्स्ट टर्म आते हैं वो आते हैं परचेजेस। ओके, परचेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन बिजनेस। अच्छा, परचेजेस क्या होते हैं? परचेजेस, सिंपल परचेज का मतलब होता है खरीदारी, हम जो खरीदारी करते हैं। तो अब आप बोलोगे बाय का मतलब भी वही होता है, बाय का मतलब भी वही होता है, बट थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होता है। कैसे? परचेजेस का मतलब होता है जो हम खरीदते हैं फर्दर सेल करने के लिए। जैसे हम एक ट्रेडर हैं, हम जब ट्रेडिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे? कोई चीज़ सामान जब लाएंगे, मैन्युफैक्चरर से चीज़ें लाएंगे और देन कस्टमर को बेचेंगे, तो हमने जो वो चीज़ ला के बेची, वो जो चीज़ उसको हम कहते हैं परचेजेस। लेकिन जब बाय करते हैं, बाय का मतलब होता है हमने चीज़ ली, खरीदी, बट अपने यूज़ के लिए, उसको हम कहते हैं बाय किया हमने। ओके, तो बाय और बॉट और परचेज में यही एक डिफरेंस है कि परचेजेस जो है बिजनेस टर्म है, जिसका मतलब है हम खरीदते हैं चीज़ें फॉर फर्दर सेलिंग। ओके, देन आता है आपका परचेज रिटर्न। ओके, परचेज रिटर्न क्या है? सिंपल, रिटर्न का मतलब तो आपको पता ही होगा, रिटर्न का मतलब होता है वापस देना। ओके, तो परचेज जब हमने किया तो हमने उसको वापस कर दिया, सिंपल सी बात, परचेज को हमने वापस कर दिया। वापस करने का मतलब, सपोज हमने कोई चीज़ ली, 1 लाख रुपीज़ की चीज़ ली है हमने, सपोज हमने 1 लाख रुपीज़ के शर्ट्स लिए, उसमें से कुछ शर्ट्स जो है वो डिफेक्टिव पीस निकले। ठीक है, उसको जब हमने खोला तो देखा, कस्टमर को जब दिखाया तो देखा कि वो कुछ डिफेक्टिव पीस थे, तो सपोज 10,000 के वो जो शर्ट्स थे वो डिफेक्टिव निकले। ओके, अब जब डिफेक्टिव निकलेंगे तो उसको तो हम कस्टमर्स को नहीं ना बेचेंगे, उसको फर्दर जहाँ जो सप्लायर से हमने ले लिया होगा, जिस सप्लायर से हमने खरीदा होगा, हम उस सप्लायर को दोबारा से वापस कर देंगे। तो वो जो हमने चीज़ें वापस कर दी, डिफेक्टिव पीस जो वापस कर दी, उसको हम कहेंगे परचेज रिटर्न। इसका एक और नाम भी होता है रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब होता है हमसे चीज़ें चली गई, जैसे जब हमने परचेज की थी तो हमारे पास चीज़ें आई थी, अब जब हम चीज़ों को वापस कर रहे हैं तो हमसे चीज़ें चली जाएंगी, तो इसलिए रिटर्न आउटवर्ड, इसका एक और नाम भी है रिटर्न आउटवर्ड। वैसे एक और टर्म आपकी आ जाती है सेल्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि सेल्स के बिना तो कोई बिजनेस चलता ही नहीं ना। तो
तो सेल्स का मतलब सिंपल सी बात है, हमने जो खरीदा ना, हमने जो बेचना है, सॉरी, हम जब बेचते हैं चीज़ें उसको हम कहते हैं सेल्स। ये सेल ये हमारी बिजनेस की मेन रेवेन्यू होती है। ओके, तो सेल्स एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है, तो आपको पता होना चाहिए सेल्स क्या है। सिंपल, सेल का मतलब बेचना। जो हमने चीज़ें बेची हैं, ये सेल भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है क्रेडिट सेल, एक होती है कैश सेल। ओके, अच्छा, अभी क्रेडिट सेल और कैश सेल क्या है। क्रेडिट सेल सिंपल सी बात है, जब हम चीज़ें उधार पर बेचते हैं। जैसे अब जब दुकानों में खरीदने जाते हैं, अब ज़रूरी नहीं है जो हम सारी चीज़ें कैश में ही खरीदें। कभी कभी हमारे पास कैश पेमेंट करने के लिए कैश नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, चीज़ें उधार पे ले आते हैं। लेकिन तब जब दुकान वाला हमें जानता है, हमारे नोन में है, तो वैसे ही जो सेलर है वो भी तभी बायर को चीज़ें क्रेडिट पे देगा जब सेलर जानता है कि बायर मुझे पेमेंट कर देगा। ओके, तो उसका मेन मोटिव क्रेडिट सेल करने का ये होता है कि भले ही पेमेंट मुझे बाद में मिले, बट मेरी सेल तो बढ़ी ना। अगर मैं उसको मना कर दूंगा तो मे भी वो मेरी सेल जो है वो कम हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ कैश सेल करूंगा तो मेरे पास सिर्फ सपोज कैश सेल मेरे पास हुई 10,000 रुपीज़ को, और क्रेडिट सेल मेरे पास है 1 लाख रुपीज़ की। तो अगर मैं क्रेडिट सेल नहीं करूंगा तो मेरी टोटल सेल कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 10,000। तो क्रेडिट सेल करने का मुझे ये फ़ायदा होता है कि भले ही पेमेंट मुझे कुछ दिनों बाद मिले, बट मेरी सेल तो इंक्रीज़ हुई। मेरी सेल इंक्रीज हुई तो मेरी रेवेन्यू बढ़ा, मेरा रेवेन्यू बढ़ा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा। तो इसकी सिंपल सी बात है, अगर पूरा देखा जाए, ऑल इन ऑल देखा जाए, तो क्रेडिट सेल करने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हमें अपनी रेवेन्यू को बढ़ाना है। ओके, तो क्रेडिट सेल और कैश सेल ये दोनों जो हैं सब पार्ट हैं किसके, आपके सेल्स के। और जैसे परचेज में आपका परचेज रिटर्न था, वैसे ही सेल्स में भी आपका आ जाता है सेल्स रिटर्न। ओके, वो आगे पढ़ते हैं। आ गया आपका सेल्स रिटर्न। ओके, सिंपल सी बात, जैसे हमने सेल की तो मतलब क्या किया, हमने चीज़ों को बेचा। जब चीज़ें बेचेंगे तो अगर कस्टमर ने देखा कि हमारी चीज़ें डिफेक्टिव है तो वो हमें लाके वापस करेंगे। तो हमसे जब चीज़ें गई थी तो हमारे पास दोबारा वापस आ गई, तो सेल क्या होगी, रिटर्न होगी, हमें हमारी चीज़ें वापस आ गई। तो उसको हम और क्या बोल पाएंगे, रिटर्न इनवर्ड। वो जब हमने परचेज रिटर्न किया था वो था आउटवर्ड, क्योंकि हमने परचेज की थी तो हमारे पास चीज़ें आई थी, तो जब हमने रिटर्न किया तो हमने चीज़ें वापस कर दी, तो हमसे चली गई चीज़ें, तो इसलिए वो आउटवर्ड थी। जब सेल्स रिटर्न होगा तो जब हम कस्टमर हमें वापस करेंगे चीज़ें, तो वो क्या हमारे पास चीज़ें क्या आ जाएंगी, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट आपका टर्म आ जाता है, नेक्स्ट टर्म आपका होता है स्टॉक। ओके, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक सिंपल सी बात, जब हम चीज़ें लाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने होल सेलर से चीज़ें लाई, ठीक है, चीज़ें लाई, सपोज 1 करोड़ की चीज़ें लाई। अब ये जो 1 करोड़ की चीज़ें हैं वो तो हम एक दिन में या एक महीने में तो नहीं बेच पाएंगे ना कस्टमर्स को इतने ज़्यादा। तो कुछ ना कुछ हमारे पास विद इन कुछ पीरियड के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ जो सामान है वो बच जाएगा, लेफ्ट ओवर सामान कुछ हमारे पास बच जाएगा। जैसे 10 लाख रुपीज़ का सामान हमारे पास क्या हो गया, बच गया। तो ये जो सामान हमारे पास बच गया इसको हम बोलेंगे स्टॉक। ओके, जो सामान हम नहीं बेच पाते, मतलब कि ये नहीं है कि बिकेंगे नहीं, ये बिकेंगे बट और लेट और थोड़ी और बाद टाइम के बाद बिक जाएंगे। तो ये जो सामान हमारे पास बच जाता है इसको हम बोलेंगे स्टॉक। ओके, तो स्टॉक के बाद आपका नेक्स्ट टर्म आ गया आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स में मेन दो, ये भी इसको भी हम डिवाइड नहीं करेंगे, बट मेन इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक आते हैं डेटर्स, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। दूसरा आ जाता है आपके पास बिल रिसीवेबल। अच्छा, अब ये क्या टर्म है, इन टर्म्स का मतलब क्या है, पेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल का मतलब होता है हमें मिलने वाला, इसलिए भी मिला नहीं है, जो फ्यूचर में हमें मिलेगा। तो एक तरीके का ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा एसेट हुआ। ओके, तो लेकिन ये शॉर्ट टर्म एसेट हुआ, क्योंकि डेटर्स जैसे कि मैंने बताया था करंट एसेट्स होते हैं, तो करंट एसेट जो हमारे हैं वो विद इन 1 ईयर हमें लिक्विडेट हो जाते हैं। तो इसलिए ये डेटर्स जो है शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। वैसे ही बिल रिसीवेबल भी करंट एसेट है, तो
तो इसलिए अगर ये दोनों करंट एसेट हैं तो ट्रेड रिसीवेबल भी से हमारे क्या होंगे, करंट एसेट्स होंगे। ठीक है। अच्छा, डेटर्स की जैसे मैंने बताया था जिससे हमने पैसा लेना होता है, मीन्स कि वो लोग जिसको हमने उधार पे चीज़ें दी होती हैं और वो कल को हमें पैसा वापस करते हैं, तो वो होते हैं हमारे डेटर्स। तो बिल रिसीवेबल्स कौन होते हैं? बिल रिसीवेबल भी इसी के मीनिंग इसी के तरह ही होगा, बट मैं को एक एग्जांपल से इसको समझाऊंगी। देखो, फॉर एग्जांपल, ए इज द सेलर एंड बी इज द बायर। ओके, ए आया, बी आया ए के पास कि मुझे चीज़ें चाहिए 10,000 रुपीज़ की। ओके, तो बी ने बोला मुझे 10,000 रुपीज़ की चीज़ें चाहिए, तो ए ने क्या बोला कि ठीक है मैं चीज़ें दूंगा, लेकिन बी बोलता कि मेरे पास अभी कैश नहीं है, मैं अभी कैश नहीं दे सकता। लेकिन ए ने बोला कि मुझे गारंटी क्या है कि तुम मुझे पैसे दोगे। तो ए ने एक कागज़ पे लिख के दिया, मतलब कि पूरे एक फॉर्मेट है उसका, लिख के दिया कि मैं आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये पैसे वापस कर दूंगा। तो उसमें जो इसने साइन किए और इसने साइन किए, तो एक वन टाइप का छोटा सा एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, वो जो एग्रीमेंट हुआ वो अगर ए के पास आया, वो जो एग्रीमेंट ए के पास आया वो हुआ उसके लिए क्या, बिल रिसीवेबल। उसने बिल रिसीवेबल करना है, मीन्स कि उसने रिसीव करना है कब, इन फ्यूचर में। इन फ्यूचर इन द सेंस जितना भी उसने टाइम दिया होगा, 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स और आफ्टर 3 मंथ्स, जितना भी उसने टाइम दिया होगा उस टाइम के बाद जब ए उसको रिसीव करेगा तो उसके बाद जो ये कागज़ का टुकड़ा आया है इसको हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। सेम केस जब बी के लिए, ए के लिए तो बन गया बिल रिसीवेबल क्योंकि ए उसको रिसीव करेगा। सेम बी के लिए वो क्या बना, बिल पेबल, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। बी के लिए क्या बना, वो बिल पेबल। ओके, मीन्स कि ये एक तरीके का क्या, डेटर्स में क्या है, श्योरिटी नहीं है। इसमें क्या है, जो सेलर है वो अपने मीन्स कि वो ट्रस्ट के तौर पर बायर को बेचता है कि हाँ ये इस बंदे पे, क्या इस आदमी पे मुझे भरोसा है कि ये मुझे पेमेंट कर देगा। लेकिन बिल रिसीवेबल में क्या होता है, एक आपके पास प्रूफ रह जाता है कि इस आदमी ने मेरे से पैसे, इस आदमी ने मेरे से चीज़ें ली हैं और इस आदमी ने मेरे को साइन भी करके मुझे दिया है कि मुझे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जितना भी टाइम दिया होता है, मैक्सिमम 3 मंथ्स ही होता है इसका, तो इस इतने दिनों बाद ही मुझे पैसे वापस कर देगा। तो ये एक हमारे पास प्रूफ रह गया। तो बिल रिसीवेबल क्या होता है, इससे थोड़ा ज़्यादा सिक्योर्ड होता है, डेटर से थोड़ा ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि बिल रिसीवेबल कभी भी मतलब कि बैड नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। डेटर्स में क्या होते हैं, ये बैड हो जाते हैं, ये कभी इसमें से आधे पैसे मिलते हैं, कभी पूरे मिलते हैं, कभी कुछ मिलते हैं, कभी मीन्स कि इसमें श्योरिटी नहीं है कि इसमें सारे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्यों। लेकिन बिल रिसीवेबल में श्योरिटी है कि इसमें पैसे हमें मिल जाएंगे। तो बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल में आपको आई थिंक समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट आपके पास टर्म आ जाते हैं ट्रेड पेबल। नेक्स्ट टर्म है आपका 15 ट्रेड पेबल। ओके, ट्रेड पेबल्स सेम केस, जैसे उसमें ट्रेड रिसीवेबल्स में हमारे पास क्या था, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। हमारे पास ट्रेड पेबल में कौन कौन है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ओके, क्रेडिटर्स की जैसे मैंने बताए थे कौन है, जिनको हमने कल को पैसे देने हैं। डेटर्स हो गया जिनसे हमने लेने हैं, मीन्स कि हमें मिलेगा, क्रेडिटर्स को हमें देना पड़ेगा, तो वो आगे क्रेडिटर्स, ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। वैसे ही बिल्स पेबल हो गया, इसको भी हमने पैसे देने हैं, लेकिन ये प्रूफ के तौर पर रह गया। हमारे पास एक प्रूफ है कि कल को हमने इनको पैसे देने हैं। जो एग्जाम्पल मैंने ली थी कि ए इज़ ए शॉपकीपर, ए इज़ ए सेलर एंड बी इज़ द बायर। बी आया ए के पास कि मुझे 10,000 की चीज़ें दो, बट मेरे पास कैश नहीं है। तो अगर मेरे पास कैश नहीं है तो ए ने बोला मैं कैसे आपको चीज़ें दे सकता हूँ, तो बी ने एक बिल बना के दिया कि हाँ ठीक है मैं आपको 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ये जो बिल है, जब ए के पास गया था तो वो क्या बना था, बिल रिसीवेबल। लेकिन जब बी के पास रहेगा, बी के पास भी तो एक कागज उसका रहेगा ना, तो जो बी के पास रहेगा वो क्या होगा, बिल पेबल। ओके, मीन्स कि ये पैसा उसको आफ्टर 2 मंथ्स और आफ्टर 3 मंथ्स जितना भी इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसको वो पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसके लिए क्या बन गया, बिल पेबल। इसलिए अगर बिल पेबल ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्रेडिटर्स भी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, इसलिए ट्रेड पेबल भी हमारे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये हमने करंट लायबिलिटीज क्या टर्म होती है हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट टर्म आपके पास आ जाते हैं
गुड्स। अच्छा, अब ये गुड्स क्या है? ये गुड्स वो गुड्स नहीं है जो हमें मिलता है छोटे वक्त, गुड बैड या एक्सीलेंट, ये वो वाला गुड्स नहीं है। तो ये गुड्स जो हैं ये टर्म यूज़ होते हैं अकाउंट्स में, ठीक है। गुड्स का मतलब जो हमने चीज़ें खरीदी हैं, जो चीज़ें हमने खरीदी हैं, ठीक है, ये सारी होती हैं क्या, टेंजिबल नेचर की। टेंजिबल इन द मीन्स जिसका मतलब है टेंजिबल इन नेचर, जिसका मतलब है हम इनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर भी गुड्स में आता है। जब मैं क्योंकि मैं कस्टमर हूँ, मेरे लिए ये गुड्स नहीं है, लेकिन जिससे मैं लाई हूँ उसने तो किसी मैन्युफैक्चरर से इसको खरीदा होगा, तो उसके लिए ये क्या थे, उनके लिए गुड्स। तो गुड्स हो गया जिस चीज़ से जो मीन्स की रिटेलर है जो डील करता है कस्टमर को रीसेल करने के लिए, वो आ जाते हैं गुड्स। इसमें गुड्स में आपके सारे टेंजिबल नेचर के गुड्स आते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब चीज़ें। जैसे सब्ज़ी लेने जाते हैं तो सब्ज़ी वाले के लिए उसकी सब्ज़ी होगी गुड्स। आप ग्रॉसरी लेने जाते हैं, ग्रॉसरी वालों के लिए उसकी जितनी भी ग्रॉसरी होगी वो होगी उसकी गुड्स। ऐसे ही इसी को हम कहते हैं गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टर्म आ जाता है वाउचर्स। ओके, वाउचर टर्म भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आगे यूज़ होने वाला है। वाउचर क्या होता है? जैसे वाउचर सिंपल सी बात है, आपकी लैंग्वेज में मैं बोलूँ सिंपल सी बात है, जो आप बिल लेकर आते हो उसको हम कहते हैं वाउचर। जैसे कि जब आप जाते हो शॉप के दुकान में, तो आपका जब बिल बनता है तो वो जो आपके पास बिल बनता है, आपने ये लिया, ये चीज़ इतने की, ये चीज़ इतने की, एक कागज़ का टुकड़ा जो आपको मिलता है वो है वाउचर। अब वाउचर का मेन इंपॉर्टेंस अकाउंट्स में क्या है, क्योंकि वाउचर जो है एविडेंस के तौर पे हमारे पास रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिविटी, एक प्रिंसिपल मैंने बताया था। ऑब्जेक्टिविटी में क्या था कि बिजनेस में जो भी कुछ होता है उसके हर चीज़ के लिए हमारे पास एक एविडेंस होना चाहिए। तो एविडेंस क्या है, छोटे से छोटा वाउचर भी हमारा एक एविडेंस प्रूव हो सकता है। हमने परचेज की चीज़ें, उसका वाउचर दिखाओ, हमने सेल की चीज़ें, उसका वाउचर दिखाओ, हमने रेंट दिया, उसका वाउचर दिखाओ, हमने सैलरी दी, उसका वाउचर दिखाओ। वो सब कुछ जो हमने क्योंकि बिजनेस में हर एक चीज़ हमारे पास मटेरियलिटी तौर पे होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी तौर पे होना चाहिए, तो वाउचर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, क्योंकि ये एज ए एविडेंस हमारे पास रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिस्काउंट। अच्छा, अब ये डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट तो आपने बहुत सुना होगा, 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। ये जो शॉपकीपर्स आपको डिस्काउंट देते हैं वो कौन से डिस्काउंट होते हैं? क्योंकि डिस्काउंट हमारे पास आ जाते हैं ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ओके, तो अब जो आप डिस्काउंट के बारे में सुनते हो बाहर कि 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, वो सब कैश डिस्काउंट होता है, क्योंकि वो फाइनल कस्टमर्स को दिए जाते हैं। जो फाइनल कस्टमर्स को डिस्काउंट दिए जाते हैं वो होता है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब सिंपल सी बात है, जितना भी आपका मार्केट प्राइस है, अगर उससे कुछ कम में आपको चीज़ें मिल रही हैं, जितना वो पैसा कम हुआ वो आपका आ जाता है डिस्काउंट। तो जो फाइनल कस्टमर को जितना पैसा कम में मिलता है वो होता है कैश डिस्काउंट। लेकिन जो ट्रेडर्स लाए होते हैं, जिसने फर्दर बेचना होता है, उनको भी तो कुछ डिस्काउंट में चीज़ें मिली होती है ना, उनको जो डिस्काउंट मिलता है उनको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो अकाउंट्स में शो नहीं होता, एज ए नाम के तौर पे ट्रेड डिस्काउंट कहीं शो नहीं होता, बट अमाउंट में वो डिडक्ट करके ही आएगा। हम करेंगे वो क्वेश्चंस, आपको पता लग जाएगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को कैसे डील करते हैं। बट आप मीनिंग ये समझो कि ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो ट्रेडर्स को दिए जाते हैं, जो कस्टमर्स के पास नहीं पहुंचते। लेकिन कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होते हैं जो कस्टमर्स को दिए जाते हैं, फाइनल कस्टमर्स को दिए जाते हैं, जो कि मीन्स की वो ये वाले डिस्काउंट जो है आपके अकाउंट्स में शो होते हैं, ठीक है। अब ये थे कुछ टर्म्स। अब आपके जो मैंने नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो आ जाता है कुछ फंडामेंटल्स, ठीक है। ये थे कुछ टर्म्स, बड़े बड़े टर्म्स जो कि आपको यूज़ होने वाले हैं। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए मैं ये टर्म्स आपको पहले से समझा देती हूँ। नेक्स्ट आपके पास कुछ आते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ठीक है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। अच्छा, सिंपल सी बात है, फंडामेंटल मीन्स प्रिंसिपल्स, एक टाइप का प्रिंसिपल। ये भी एक प्रिंसिपल है, जिस नाम इसका अलग है, अदरवाइज एक प्रिंसिपल ही है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था एक प्रिंसिपल गोइंग कंसर्न,
मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में गोइंग कंसर्न क्या होता है। सिंपल, जो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहे उसको हम कहेंगे गोइंग कंसर्न। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। नेक्स्ट टर्म इसमें आ जाता है आपके पास कंसिस्टेंसी। अच्छा, कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी होती है जिसमें हम चेंजेस न लाएं, ज़्यादा से कांस्टेंट रहे चीज़ें। जैसे हम जब यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे तो उसके हर चीज़ के करने के कुछ ना कुछ मेथड्स होंगे। हम स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे, उसके मेथड्स होंगे। हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, उसके मेथड्स होंगे। तो हर एक के अपने अपने मेथड होते हैं। तो कंसिस्टेंसी में ये बताता है हमें कि हमने जो मेथड एक बार यूज़ किया ना, उसी मेथड को ही हमें हर बार यूज़ करना है, सो दैट हमें कंपैरिजन करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। क्योंकि कंपैरिजन तभी होता है जब चीज़ें सेम होती हैं। कंपैरिजन कभी डिफरेंट चीज़ों में नहीं हो सकता। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी में क्या होता है, अगर हम कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपको तो ये आगे ही पता लगेंगे कि स्टॉक के मेथड्स होते हैं, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के मेथड्स होते हैं, डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं। अभी आप करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। डेप्रिसिएशन के मेथड्स जैसे हैं रिटर्न डब्ल्यू वैल्यू मेथड या आपके स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। तो उस मेथड में अगर आप एक मेथड यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको वही मेथड आपको यूज़ करना है हर साल आपको। तो उससे क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो जब भी आप कंपैरिजन करना चाहोगे तो आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो कि आपका प्रॉफिट पिछले बारी से इस बार ज़्यादा है या कम है या सेम है। जो भी है कंसिस्टेंसी की वजह से ही वो होगा। अगर आपके मेथड्स में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, आप एक साल एक मेथड यूज़ करोगे, दूसरे साल दूसरा मेथड यूज़ करोगे, तीसरे साल तीसरा मेथड यूज़ करोगे, तो उसमें आपको क्या है, एक ट्रू पिक्चर निकल के बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है एक्रूअल बेस। अच्छा, एक्रूअल बेस क्या है? एक्रूअल बेस मीन्स सिंपल कि जैसे कि जब कोई चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल हमने जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सैलरी टर्म है, जबकि आपको पता है सैलरी जैसे अगर हम लेते हैं तो हमें मिलेगी। अगर हमने अगर अपने अंडर किसी को रखा है जो हमारे लिए काम करता है, तो हम उनको सैलरी देते हैं। तो सपोज हम उनको मंथली सैलरी देते हैं। ठीक है, हम जब मंथली सैलरी देंगे तो हम या तो फिर ये मंथ के एंड में देंगे या नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में देंगे। ठीक है, तो हमने लेट्स से हमने एक डेट फिक्स कर ली कि हम हर मंथ के एंड में हमारी जो है सैलरी वो ड्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक मंथ के अप्रैल के मंथ के एंड में एक सैलरी ड्यू हुई, मई के मंथ में एंड में सैलरी ड्यू हुई, वैसे आगे आगे मंथ में भी सैलरी ड्यू होती जाएगी। तो अगर सपोज हमने अप्रैल की सैलरी अप्रैल के मंथ में नहीं दी तो हम मई में देंगे, नहीं तो जून में देंगे। ऐसे तो कभी ना कभी तो देंगे ना। लेकिन हमारी जो ड्यू है वो तो होगी ना कि ये अप्रैल की सैलरी है, ये मार्च की सैलरी है, ये जून की सैलरी है। तो ये तो हमें पता लगे ना कि कौन से महीने की सैलरी है। तो जब मीन्स की अप्रैल का मतलब हुआ है जिस टाइम पे जो खर्चा बना उस टाइम पे वो खर्चा लिख दो। अगर हमने पेमेंट नहीं भी किया है तो भी हमने लिखना है। अगर हमने पेमेंट पहले कर दिया है तो भी हमने इस मंथ में लिखना है, क्योंकि हमारी इस मंथ का ये खर्चा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ। ये तो हो गया ना खर्चे वाली बात। सपोज हमें कहीं से रेंट आ रहा है। ठीक है, हमें कहीं से रेंट आना था, ये भी रेंट हमें मंथली आना था। सपोज अप्रैल का जो रेंट है वो हमें जून में जाकर आया। ठीक है, अगर हमें अप्रैल का रेंट जून में जाकर आया तो लेकिन अप्रैल में क्या हुआ था, वो हमें तो पता है ना कि हमारी ये इनकम होगी। अप्रैल में हमारी एक इनकम है ₹10,000 की, जो हमारा रेंट है वो हमारे अप्रैल की इनकम है। तो भले ही वो जब भी आए, लेकिन जैसे ही वो ड्यू हो जाए उसको तभी शो कर देना ही चाहिए। हमारे पास आए या ना आए वो बात की बात है, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो बात की बात है। लेकिन जैसे ही उसका मंथ हो गया तो इट मीन्स हमने यही सोच लिया ना कि हमारी इस मंथ की सैलरी होगी, हमारी इस मंथ की रेंट मिल जाएगा हमें, वो बात की बात है। जब नेक्स्ट मंथ हो जाता है तो हम उसको बार बार रिमाइंड करवाते हैं कि हमारा रेंट दो। क्यों? क्योंकि हमारा वो अप्रैल मंथ का जो रेंट है वो ड्यू हो गया होता है। ठीक है ना, तो वो जो ड्यू हो गया होता है मीन्स कि हमने अपने माइंड में भी मेकअप कर लिया होता है कि हमारा एक रेंट बन गया, हमें वो मिलने वाला है। तो इट मीन्स वो हमें मिलेगा ना, तो वो जो होता है वो एक्रूअल बेस का होता है। ठीक है, मीन्स कि जब जिस मंथ में जो चीज़ ड्यू हो गई है उसको तभी हमें क्या करना होता है, रिकॉर्ड कर लेना होता है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट के बाद हम देखते हैं कि पेमेंट कैसे हुई, कब हुई, ड्यू ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, वो बात की बात है। लेकिन जैसे ही मंथ के एंड में वो चीज़ ड्यू होगी उसको वैसे ही हमें रिकॉर्ड कर लेना है। उसी का मतलब है एक्रूअल बेस। ओके, अच्छा, तो अब आपके पास ये थे कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस।
अच्छा, जो प्रिंसिपल्स मैंने लिखवाए थे, तो प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे थे कि कुछ कुछ मैंने लिखवाए थे, कुछ कुछ इसमें अभी हुए और कुछ प्रिंसिपल्स बच गए थे, तो वो सोच रही हूँ मैं वो भी एक करवा देती हूँ। ठीक है, सो दैट आपका एक थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और हम कल से नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने बेसिक जो प्रिंसिपल्स लिखवाए थे मैंने या कंसेप्ट लिखवाए थे, प्रिंसिपल्स जो लिखवाए थे, पहला क्या लिखवाया था मैंने, अकाउंटिंग एंटिटी, बिजनेस एंटिटी जो मैंने लिखवाया था, बिजनेस एंटिटी सेम है अकाउंटिंग एंटिटी। ठीक है, बिजनेस एंटिटी आया या अकाउंटिंग एंटिटी है, वही मतलब है जो कि मैंने बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन क्या है, अलग अलग। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपका आ जाता है मनी मेजरमेंट, ये भी मैंने आपको कल करवाया था। मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट क्या होता है, हर चीज़ जो कि आपकी मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं, मीन्स कि मॉनेटरी टर्म्स को ही हमने इसमें लेना है। फॉर एग्जांपल हमने चीज़ें लाई, हमने 10 शर्ट लाए, हमने 20 शर्ट लाए, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसकी कॉस्टिंग नहीं बताओगे कि 10 शर्ट्स तो लाए लेकिन कितने रुपीज़ के लाए, वो तो आपने हमें बताया ही नहीं। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए कि कितने रुपीज़ के आए, हमें हर चीज़ इन रुपीज़ में चाहिए, हमें कोई चीज़ नंबर्स में नहीं चाहिए, पीसेस में नहीं चाहिए, हमें हर चीज़ इन रुपीज़ में चाहिए। तो वो हमारा हो गया मनी मेजरमेंट। ओके, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, थर्ड आपके पास आया था अकाउंटिंग पीरियड। ओके, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अच्छा आपको तो वैसे मैंने बताया ही था, जो हमारा बिजनेस होता है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे चलता है, मीन्स कि लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। लेकिन एक बिजनेस चलाने के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि बिजनेस हम क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस चलाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उस प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम चाहिए कि लेट्स से हम 6 मंथ्स का टाइम ले लेते हैं, या 12 मंथ्स का टाइम ले लेते हैं, या 18 मंथ्स का टाइम ले लेते हैं, कुछ फिक्स टाइम ले लेते हैं, कुछ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम ले लेते हैं कि इन पीरियड के अंदर हमारा हम क्या चेक करेंगे, हमारे कितना प्रॉफिट हुआ, हमारे कितना लॉस हुआ। ठीक है, लेकिन जो मेन है, जो हर कंपनी अडॉप्ट करती है अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से, वो है 12 मंथ्स, सिंपल, 1 साल। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है वो 1 साल आपके कैलेंडर ईयर वाइज हो, जिसकी जैन टू दिसंबर हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल टू मार्च हो सकता है, जैसे कि हमारे स्कूल्स के जो शेड्यूल है वैसा होता है, अप्रैल टू मार्च हो सकता है, वो आपका जुलाई टू जून हो सकता है। ठीक है, वो आपका मंथ ये इसकी जनवरी टू दिसंबर भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपका अक्टूबर टू सितंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 12 मंथ्स का होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है अप्रैल टू मार्च। ठीक है, तो ये जो है अकाउंटिंग पीरियड मीन्स जिस पीरियड में हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग का मतलब तो मैंने बताया था कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको सिस्टमेटिक वे से हम उसको एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं, ये तो मैंने बताया ही था। तो जब हम अपनी अकाउंटिंग की कैलकुलेशन करते हैं कितने पीरियड तक, 12 मंथ, लेट से 12 मंथ के पीरियड तक हम करेंगे, तो उस भी ये जो हमारा पीरियड है इसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग पीरियड। कुछ कंपनीज 18 मंथ्स भी अडॉप्ट करती हैं, लेकिन 18 मंथ्स बहुत लंबा चला जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा अवॉइड किया जाता है। और 6 मंथ्स जो है वो शॉर्ट पीरियड हो जाता है, लेकिन कुछ कंपनीज इसको भी अडॉप्ट करती हैं। मैक्सिमम कंपनीज 12 मंथ्स को अडॉप्ट करती हैं, जो कि हमारा 1 ईयर बेसिस पे हो जाता है। ठीक है, और वो भी अप्रैल टू मार्च, जो कि हमारी इनकम टैक्स भी इस अकाउंटिंग पीरियड को अडॉप्ट करती है। ठीक है, तो ये आ गया आपके अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट आपका आ गया बेटा फुल डिस्क्लोजर्स। ओके, फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर क्या होता है, अच्छा फुल डिस्क्लोजर हो गया कि हमने हर चीज़, कुछ भी बिजनेस में जो भी चीज़ होती है, कुछ भी हमने पब्लिक से नहीं छुपाना, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो पब्लिक के लिए होता है, कस्टमर्स के लिए होता है, क्योंकि अगर कस्टमर्स नहीं होंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो बिजनेस में ना प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो प्रॉफिट भी बिजनेस लाने का कोई भी मतलब नहीं है। तो इसीलिए हमें कस्टमर्स के आगे सब कुछ
सब कुछ अपना ओपन करके रखना होना चाहिए। हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा लॉस कितना हो रहा है। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी हमें कस्टमर्स को बताने हैं, लॉस हो रहा है तो वो भी हमें कस्टमर्स को बताने हैं। तो कहीं से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने कहीं की है तो वो भी हमें बताना है। इसके बिजनेस पे हर एक ट्रांजेक्शन्स कस्टमर के आगे रिवील होना चाहिए, पब्लिक के आगे वो रिवील होना चाहिए। तो उसी को हम कहते हैं फुल डिस्क्लोजर। हमने सब कुछ डिस्क्लोज किया है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट आपके पास आया था मटीरियलिटी। मैंने आपको ये मटीरियलिटी बताया था, जो ऑब्जेक्टिविटी मैंने आपको बताए थे ना, वही होते हैं मटीरियलिटी। ऑब्जेक्टिविटी जैसे मैंने बताया था, हर एक चीज़ के पीछे हमारे पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए, कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए। तो मटीरियलिटी का मतलब यही है कि हमें हमारी हर चीज़ मटीरियल वे में होनी चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह दें कि हम सपोज हम स्टार्स बेचते हैं, तो वो तो कुछ मीनिंग नहीं ना, हम क्या स्टार्स बेच सकते हैं? हाँ, वो अलग बात है, हम स्टार का एक खिलौना बना के बेचते हैं, वो मटीरियल चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो मटीरियल चीज़ें जो चीज़ एक्चुअल में हो सकती है, जिसका एविडेंस भी हमारे पास है, वही चीज़ बिजनेस में होनी चाहिए। जो इमटीरियल है वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रूडेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रूडेंस। इसको हम कंजर्वेटिज्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंजर्वेटिज्म। अच्छा, प्रूडेंस क्या होता है? सिंपल, जैसे कुछ लोग, कंजर्व का मतलब आपको पता ही होगा, कुछ लोग बड़े कंजर्व से रहते हैं। कंजर्व से रहने का मतलब ये है कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते, ठीक है। रिस्क लेते भी हैं तो बहुत लो लेवल ऑफ रिस्क लेते हैं। इसका क्या मतलब है? बिजनेस में भी बिजनेस में तो हम रिस्क ही लेते हैं। बिजनेस हाई रिस्क के लिए, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। ये एक सेम भी है इकोनॉमिक्स में। लेकिन प्रूडेंस का मतलब ये है कि अगर रिस्क तो लेना है, लेकिन सोच समझ के रिस्क लेना है। हमें हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ प्रोविज़न रखना है। हमें ये मान के चलना है कि कल को अगर हमारे पास लॉस होता है तो 100% लॉस हमें बियर ना करना पड़े, कुछ तक हमने प्रोविज़न रखा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लाइव एग्जांपल। जैसे बारिश का मौसम है, आपको पता ही है बारिश का मौसम है, आप जाओगे कहीं भी बारिश हो सकती है, ठीक है। तो अब अगर आप अपने साथ रेनकोट नहीं लेके जाओगे तो वो आपकी गलती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप रेनकोट लेके जाओगे तो आपने रिस्क तो लिया बारिश में जाने का, लेकिन उसके साथ साथ आपने एक रिस्क प्रूफ जैकेट भी लिया अपने साथ। तो ये जो प्रूडेंस है, ये जो कंजर्वेटिज्म है, ये एज ए जैकेट यूज होती है आपके बिजनेस में, ठीक है। अब आपको मे भी क्लियरली समझ आ गया होगा कंजर्वेटिज्म क्या होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट में मैंने आपको समझाया था। कॉस्ट कंसेप्ट मैंने आपको पिछले क्लास में क्या समझाया था कि जो भी हम एसेट्स लेंगे, जो भी हम यहाँ पे लायबिलिटी लेंगे, वो सब हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे होनी चाहिए। मीन्स सिंपल सी बात, जितने का हमने खरीदा होगा वही चीज़ हमने अपने बैलेंस शीट में या अपने बुक्स में शो करनी है। अगर हमने कोई लैंड 10 साल पहले 1 लाख की खरीदी थी, तो भले ही आज के दिन में उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ हो, लेकिन हम अपने बुक में उसकी वैल्यू 1 लाख ही शो करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे हमने उसको लेना है। वो हो गया हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। जो भी चीज़ हमने जितने की खरीदी होगी उतने का ही हमने अपने बुक में शो करवाना है, ना कि उसके मार्केट वैल्यू पे हम उसको शो करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मैचिंग कंसेप्ट। ये भी मैंने आपको पिछले उसमें करवाया था, क्लास में करवाया था आपको मैंने, तो मे भी आपको उसमें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है ड्वेल एस्पेक्ट। ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में करवाया था, ठीक है बच्चों। तो ड्वेल एस्पेक्ट्स में मैंने क्या बताया था कि हर चीज़ के आपके पास डबल इफेक्ट होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। तो बच्चों प्लीज़ आप ये क्लासेस पढ़ना और पिछली क्लास भी आप देखना। अगर उसमें कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मुझे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट लानी है तो मैं उसमें करा सकूँ और आपको ठीक आगे से आगे अच्छे से अच्छे वीडियोस पोस्ट कर सकूँ, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है। तो आगे भी शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।